हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना लाल यादव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल शिवांश स्टडी सेंटर पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें सपोर्ट करें। देखिए, आज आप लोगों के लिए हम क्लास 10 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो बोर्ड इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने मुझे जितना दिया है मैं आप लोगों को उतना देने का कोशिश करूँगा। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है पहला। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। जो स्वस्थ नेत्र होता है उसका निकट बिंदु मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वह होती है 25 सेमी होती है। अगर यही पूछ दिया यहाँ आप लोगों को एक प्रश्न कि अस्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु होती है। दूर बिंदु कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दूर बिंदु जो होते हैं अनंत होते हैं, तथा जो यानी कि स्पष्ट दृष्टि निकट बिंदु वह 25 सेमी होती है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए हम लोगों का है। दूसरा प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा कि नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस मतलब नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी या अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, उन्हें अभिसारी कहते हैं। जो प्रकाश के किरणों को बिखेरते हैं उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमारे नेत्र जो होते हैं, आँख होते हैं, आँख में हमारा कौन सा? अभिसारी लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। कौन सा लेंस मेरे प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस हमारे आँखों में लगे होते हैं। ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अगर पूछेगा कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों रेटिना पर। स्वस्थ आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर मेरा प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, तथा वह दिखाई कैसा देता है? मस्तिष्क उसे क्या करके? सीधा करके देखता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा? उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है। रेटिना से आगे, यहाँ देखिए, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना से पीछे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बन जाता है? पीछे बनता है। और रेटिना के पीछे बनता है। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना कहाँ बनता है? रेटिना के आगे, मतलब रेटिना से पहले ही बन जाता है। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब अगर आप लोगों को यह प्रश्न कह दे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, देखिएगा, दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जब हमारा यानी जब कोई व्यक्ति लिख लीजिए, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट देख लेता है तथा पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको दूरदृष्टि दोष।
जिसमें यानी जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट मतलब दूर वाले को देख लेता है और नज़दीक वाले को नहीं देख पाता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो चलिए आगे जानते हैं। इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष से पहले देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप लोगों को लॉजिक से इसे छांटना है तो दर्पण तो प्रयोग होता नहीं है, दर्पण कट जाएंगे, दोनों दर्पण कट जाएंगे। विकल्प हमारा कैठो बचा, विकल्प 1 और 2 बचा, यानी ए और डी। तो इसमें जो निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों होते हैं अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का किसमें, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष आप लोग लिखिएगा जिसमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार और लिख लीजिएगा, जिसमें पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, नीला, हरा, लाल, बैंगनी। तो प्रकाश का यानी कि जो होते हैं प्रकाश के किस रंग का, यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो मेरे प्यारे बच्चों होता है वह प्रकाश रंग का सबसे कम होता है। प्रकाश के लाल रंग का प्रकीर्णन अपवर्तनांक ये भी सबसे कम होता है। और सबसे अधिक अगर विचलन मेरे प्यारे बच्चों पूछता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, सब यहाँ देखिए अगला प्रश्न हम बता दिए हैं, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा, तो सबसे अधिक विचलन होगा बैंगनी रंग का। किस रंग का होगा, बैंगनी रंग का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, लाल रंग का। अब देखिए, और यह प्रश्न बना सकता है कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। अगर सबसे कम पूछ दिया मेरे प्यारे बच्चों विचलन तो लाल का होगा। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे कम अपवर्तनांक भी लाल रंग का होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का, और सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न हम लिए हैं न्यूमेरिकल प्रश्न लिए हैं, अंकित प्रश्न लिए हैं। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। पहले देख लीजिए क्या दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को कैसे करते हैं, स्मॉल एफ बराबर हमारा दिया है 12 सेमी, 12 सेमी दिया है। फोकस दूरी की अगर परिभाषा पूछ दिया तो क्या कहेंगे कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए ऐसे इसको याद कर सकते हैं, एफ तथा पी। एफ से मुख्य फोकस तथा ध्रुव, पी से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। 12 सेमी दिया है। और पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या। ऐसे एकदम अच्छे से लगाएंगे, अच्छे से नंबर लिखेगा, लिख कर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ऐसे लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से, स्मॉल आर से। अब देखिए क्या होता है, यह हमसे पूछा है तो हमारा सूत्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर फोकस, यानी आर बराबर 2f, यानी 2 गुणते फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f, यानी आर बराबर 2 गुणते 12 सेमी। कितना आ जाएगा, आर बराबर 12 दूना 24, ये हो गया आंसर। तो इस तरह अगर पूछ दिया कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यह भी प्रश्न देखिए बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ सकता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आर बराबर कितना होता है, आर बराबर 2f और f बराबर
एफ बराबर क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा। ठीक, ये होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब देखिए अगला हम लोगों का प्रश्न है, ये प्रश्न देखिएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्षमता, देखिए क्षमता को कहाँ से, यानी क्षमता कितना दिया है उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता, क्षमता क्षमता मतलब P बराबर पावर 2D और F हम लोगों से पूछा है, F D मतलब डायोप्टर है ना, D मतलब डायोप्टर और F पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों P बराबर कितना हो जाएगा, डायोप्टर में दिया है तो 100/F, 100/F यानी कि मीटर यानी डायोप्टर में हो जाएगा, मीटर में देता तो वैसे लग जाता वो वाला 1/F लगता। तो एफ पी बराबर कितना हो जाएगा 100/2, एफ दिया है कितना दिया है, यथी पी क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है हम लोगों से ना, देखिएगा 1 मिनट, फोकस दूरी पूछा है तो ए भी हो जाएगा, यानी एफ बराबर 1 मिनट, देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक सॉरी, यानी हमको एफ निकालना है तो एफ बराबर हो जाएगा 100/P हो जाएगा, क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा 100/2, तो F बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50D, 50 डायोप्टर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, यानी कि हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था यानी कि फोकस दूरी पूछा था, फोकस दूरी और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो P बराबर 100/F होता है, F बराबर यानी कि F बराबर भी क्या हो जाएगा 100/P हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो F का मान निकालेंगे, यहाँ देखिए 100 है, 100/2 लिखेंगे, डायोप्टर में दिया 100 रख लेंगे और F बराबर लगा देंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे जब 100 में तो 50D आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्यारे बच्चों ओम का नियम। ओम का नियम जो है देखिएगा एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को अगर आप लोग नहीं लगाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इम्पोर्टेंट+, अभी हम बहुत अच्छे प्रश्नों को आप लोगों को डीलिंग करेंगे, अच्छे से डीलिंग करेंगे, एकदम इसी तरह से राइटिंग बिठा कर अच्छे से लिखिएगा। करा यदि ओम का नियम किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाएगा आप लोगों का। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, कोई चालक है मतलब चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्था, अब मेरे प्यारे बच्चों भौतिक अवस्था क्या होती है, लंबाई, ऊंचाई, क्रोध, ये सब जो होती है भौतिक अवस्थाएं होती है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, भौतिक अवस्था न बदले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। प्रवाहित जो धारा होती है उसकी कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती, मतलब भी, यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा अनुक्रमानुपाती, भी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। ये हमारा यानी कि ओम के नियम है। ओम का नियम अगर आप लोगों से पूछता है तो क्या बताएंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे भी हो जाएगा V/I बराबर क्या हो जाएगा नियतांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा नियतांक। अब प्रश्न आप लोगों से ये पूछ ले कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए इसमें लिखेंगे कि निम्न चित्र के अनुसार, देखिए चित्र के अनुसार हम क्या लेंगे, एक विद्युत सेल लेते हैं, धारा नियंत्रक लेते हैं, कुंजी लेते हैं और एमीटर और प्रतिरोधक तार लेते हैं, की सहायता से सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और क्या कहते हैं धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को कम बेशी करते हैं और एमीटर की सहायता से हम यानी कि धारा को मापते हैं तथा प्रतिरोध तार जोड़ लेते हैं, वोल्टमीटर की सहायता से किसको मापते हैं। लिखने का देखिए आप चित्र देकर रटने की आवश्यकता नहीं है, आप चित्र केवल देखेंगे, क्या लिखेंगे चित्र में देखिएगा ओम के नियम के सत्यापन के लिए निम्न चित्र है जिसमें हम क्या लेते हैं एमीटर की सहायता से धारा को मापते हैं,
मीटर की सहायता से धारा को मापते हैं, तथा वोल्ट मीटर की सहायता से हम विभवांतर को मापते हैं, तथा धारा नियंत्रक की सहायता से हम धारा को कम बेशी करते हैं। तो जब यानी और एक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, जब हम कुंजी को बंद करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। जब भी हम कुंजी को क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को हम कम बेशी करते हैं, ये धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक का क्या काम है, धारा नियंत्रक का काम है धारा को कम एवं बेशी करने का काम। धारा नियंत्रक की सहायता से जब हम क्या करते हैं, धारा के मान को कम एवं बेशी करते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में हम देखते हैं कि V/I का मान समान आता है। V/I, जैसे मान लीजिए हम V/I का मान 15 क्या मान लेते हैं, 15/5 मान लेते हैं। जब धारा का मान हम एक बढ़ाते हैं तो हमारा अगर विभवांतर ऐसे देखिएगा, ये मान लीजिए हो गया, देखिए ये मान लीजिए V है, ये I है। हम दो स्थिति में आप लोगों को 3 स्थिति में बता रहे हैं। एक बार हम मान लेते हैं 20 मान लिए, इसको हम 10 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 10। तो अगर हम धारा की मान बढ़ाते हैं, अगर ये 40 हो जाता है, केवल हम यानी विभवांतर बढ़ाते हैं 40, तो धारा ऑटोमेटिक बढ़कर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 20 हो जाता है। अगर हम धारा की मान को ऑटोमेटिक यानी बढ़ा देते हैं 80, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑटोमेटिक जो हमारा धारा है, क्या विभवांतर के मान के बढ़ाए तो धारा मेरा ऑटोमेटिक कितना हो जाता है, ये मेरा 40 हो जाता है। अगर धारा की मान को हम कम कर देते हैं, यानी देखिए विभवांतर की मान को हम मान लीजिए V/I है, इसके मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी इसको 10 कर देते हैं, तो धारा ऑटोमेटिक कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। अर्थात प्रत्येक स्थिति में हम देखते हैं कि धारा एवं विभवांतर की यानी विभवांतर एवं धारा की मान क्या आती है, समान आती है। इससे ओम के नियम की क्या होती है, पुष्टि होती है। तो भी अनुक्रमानुपाती I होता है, वो ओम का नियम का सत्यापन हो गया। देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको लिखेंगे निम्न चित्र के अनुसार। हम क्या लेते हैं, एमीटर की सहायता से धारा को मापते हैं, एक कुंजी लेते हैं तथा एक विद्युत सेल लेते हैं, तथा धारा नियंत्रक क्या काम करता है, धारा को कम बेशी करने के लिए धारा नियंत्रक लेते हैं, तथा एक वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं।